नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंह कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम राजस्थान भूगोल में आज एक नए टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हर परीक्षा में इसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप का मतलब जलवायु और धरातल की उच्चावच या विशेषताओं के आधार पर संपूर्ण राजस्थान को भौतिक स्वरूप या भौतिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला ये प्रश्न है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में तो सबसे पहले वो 4 भाग कौन कौन से है? राजस्थान का मानचित्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भाग है इसका मतलब ये ऊपर का भाग है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी ये भाग है, वो है मरुस्थलीय प्रदेश या इसे कहते हैं थार का मरुस्थल। ऐसा भी कहते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे केवल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा भूभाग का स्वरूप है वो है यहाँ ऐसे जो एक अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है, ये दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद तीसरा भाग है वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग। ये पूर्वी भाग है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और लास्ट में है ये पठारी भाग। पठारी भाग के हाड़ौती का क्षेत्र भी इसे कहते हैं, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान प्रदेश को भौतिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश को भौतिक विशेषताओं व जलवायु विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और पठारी भाग। इनको पढ़ने से पहले जो 1-2 प्रश्न बेसिक रूप से बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक विद्वान था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो आज विश्व का स्वरूप है। कहीं पर्वतीय भाग मतलब कहीं समुद्र है, कहीं स्थलीय भाग है। तो अल्फ्रेड वेगनर का ऐसा मानना है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले सभी 7 जो महाद्वीप है वो एक ही भूभाग के रूप में थे, और जो सभी जलीय भाग है वो एक महासागर में थे। तो इनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो संपूर्ण पृथ्वी है उसका जो स्थलीय भाग है वो एक था और जो जलीय भाग है वो एक था। यह है अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत, इसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने 2 भागों में बांटा था संपूर्ण पृथ्वी को। उसका एक जो नाम है वो होता है पेंजिया, और एक नाम दिया पेंथालासा। देखिए, जो जलीय भाग था उसको नाम दिया पेंथालासा। हम सामान्य पढ़ते हैं महासागर। तो सागर में जो से आता है तो इनमें दोनों नामों में देख लेना, अंत में आता है सा, इसका मतलब है महासागर। तो सभी जो संपूर्ण जलीय भाग है उसका नाम था पेंथालासा नाम दिया, और जो स्थलीय खंड है उसका नाम दिया था पेंजिया। तो पेंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल, और पेंजिया का अर्थ होता है स्थलीय खंड।
ऐसा कहते हैं कि लंबे, तो ये ध्यान प्रश्न पूछा गया, अल्फ्रेड वेगनर ने संपूर्ण स्थलीय बाघ को किस नाम से जाना है, यह पैंथालासा क्या है, दोनों प्रश्न आपको आने चाहिए। इसके बाद का उत्तर कार्बोनिफेरस काल या कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया है वो टूट गया। इसके दो भाग हुए, एक भाग है वो ऊपर की ओर बढ़ा उत्तर की ओर, और एक भाग है वो दो भागों, ये दो भागों में टूटा। ऊपर की ओर जो टूटा और एक भाग है वो नीचे की ओर टूटा। ऊपर की ओर जो भाग टूटा उसका नाम है अंगारा, और जो नीचे की ओर भाग रहा था उसका नाम है गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहते हैं। हम जब विश्व का मानचित्र देखते हैं तो भूमध्य रेखा से ऊपर सामान्यतः जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग, उसमें ग्रीनलैंड द्वीप, ये जो भाग है वो है अंगारा लैंड या लारेशिया का भाग। दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया का भाग, या कह सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप, यह है गोंडवाना लैंड का भाग। तो ये विश्व स्तर पर भी हो गया। अब कहते हैं इसका मतलब हमारे राजस्थान से क्या हुआ, इनके बीच में क्या देखेंगे, इसके बीच में एक महासागर बना था, उसका नाम था टेथिस। टेथिस महासागर। तो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के अनुसार पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस महासागर, इनमें से दो चीज हमारे यहाँ काम आती है, एक होती है टेथिस महासागर और एक आएगा गोंडवाना लैंड। राजस्थान का जो अरावली, या हम कह सकते हैं कि जो ये भाग है अरावली और पठारी भाग, ये है गोंडवाना लैंड का भाग। ये भाग और ये भाग, ये दोनों है गोंडवाना लैंड का भाग। और बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, यह है आपके टेथिस महासागर का भाग। प्रश्न पूछ लिया जाता है वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर कौन सा महासागर था, टेथिस महासागर था। प्रश्न पूछ लिया जाता है पूर्वी मैदानी भाग किसका अवशेष है, तो ये भी है टेथिस महासागर का अवशेष। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का भाग है। पठारी भाग किसका भाग है, गोंडवाना लैंड भाग है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से प्रश्न बने आपके दो तीन, तो ये आप पहले समझ चुके हैं। इसके अलावा टेथिस महासागर में तो कैसे कह सकते हैं कि कौन से सबूत है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस महासागर का अवशेष मानी जाती है। जैसलमेर में एक आकलवुड जो एक मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वहां पर कुछ जीवाश्म मिले हैं, वो जीवाश्म समुद्र के हैं या समुद्री जीवाश्म है। इस आधार पर कह सकते हैं कि ये यहाँ पर प्राचीन समय में एक टेथिस नाम का महासागर था। दूसरी बात कि ये जब लंबे समय तक, लगभग 7.5 करोड़ वर्ष या उससे भी ज्यादा समय की बात है, उसके बाद ये अंगारा लैंड से भी कुछ नदियां या कुछ अवशिष्ट, जो जैसे कहते हैं सरस्वती नदी या बहुत सारे नदी नाले, वो ऊपर से अपने मिट्टी या तलछट लेकर आए, इस क्षेत्र को भर दिया या मैदानी भाग को भी भर दिया, तो बाद में ये समतल भाग बन गए। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप, और भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हम बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। इसको हम कह सकते हैं थार का मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। हम लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के 61.11%
भूभाग पर मरुस्थलीय भाग या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, वो संपूर्ण राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला। नंबर 2, तो राजस्थान को भौतिक स्वरूप से 4 भागों में बांटा गया, मरुस्थलीय, अरावली, पूरी भाग और मैदानी भाग। प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान के जो चारों नाम है, इनमें से सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा है? तो होगा मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस भाग को जब दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, उत्तराधार जैसे दिया 1/2, 2/3, 1/3, 3/4। जब ऐसे प्रश्न को दे दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए 1/2 का मतलब होता है 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33.33% और 3/4 का मतलब 75% और 2/3 का मतलब 66%। तो अब इनको हमें परसेंटेज निकालना पड़ता है, तो देख सकते हैं इसका होता है 25%, इसका होता है लगभग 66.66%, इसका मतलब होता है 33.33% भूभाग पर, इसका मतलब होता है 75% भूभाग पर। तो हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उस पर मरुस्थलीय है वो 61.11, तो अब इसके नजदीकी है वो है 66.66, 66.66। इसका मतलब 2/3 कह सकते हैं। 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3 कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है? तो होता है 61.11। प्रश्न बटन पूछ ले तो 2/3 या 2/3 क्षेत्र लगभग विस्तार है। तो ये आपको इस प्रकार से इस बटा में या 2/3 में या प्रतिशत में इस संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग फैला, किसी तरीके से प्रश्न पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। अब राजस्थान की को जो कुल जनसंख्या है उसका 40% जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है। तो यह है 61.11% और 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अब ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये राजस्थान के 12 जिलों में है। कृषि मंत्रालय के अनुसार या कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कहा है कि राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। तो 12 जिलों को याद करने का तरीका यदि मैंने आपको पहले वीडियो दिया था राजस्थान का भौतिक स्वरूप और राजस्थान में जिलों की स्थिति यदि आपको आती है तो बड़े सरल तरीके से याद कर सकते हैं हम। तो यहां से शुरू करते हैं। तो एक सीकर की गोद में है झुंझुनू और फिर चूरू, शेखावाटी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा मरुस्थल में आता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू। ऊपर आगे चलते हैं तो फिर एक यहाँ पर आता है हनुमानगढ़ और फिर आता है श्री गंगानगर। ये हो गए 2 क्षेत्र। फिर इधर चलते हैं तो फिर आएगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। 1 2 3 4 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 जिले आपको याद रखने हैं। और यदि आपको ये 9 जिले क्रम से याद है तो ये सभी जिले सीमा बनाते हैं। सीकर आता है, बाद में झुंझुनू, फिर चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये सब पंजाब और हरियाणा का सीमा बनाते हैं। इधर चलते हैं तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। सिरोनिया का ध्यान रखना। ये हुए 9 जिले। इसके बाद में जो आंतरिक जिले हैं तो यहाँ पर आता है इसके ऊपर पाली, 10वां। पाली का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। इधर आता है जोधपुर और फिर आता है नागौर। ये जिले आपको भौगोलिक रूप से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम क्रम से आएंगे तो ऐसा सकते हैं, इधर से चलते हैं तो जालोर शुरू होना है। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर बीच में आते हैं। तो यहाँ पर जोधपुर, पाली का पश्चिमी भाग और नागौर, ये जो 12 जिले हैं तो 12 जिलों में फैला हुआ है।
अब 2011 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार 5 जिले ऐसे हैं जो कि मरुस्थलीय घोषित किए जा सकते हैं, वहां पर संभावना किए नहीं है। उनमें से कौन सा जिला है? तो इस जो अरावली पर्वतमाला के नजदीकी क्षेत्र में जो जिले हैं, देखना इधर आता है जयपुर और अलवर। तो किस में तो किसको घोषित किए जा सकते हैं, लगभग वो मरुस्थलीय हो चुके हैं। तो अलवर, नंबर 2 जयपुर, इधर आता है फिर अजमेर, 1 2 3 फिर आता राजसमंद और सिरोही। इन जिलों को भी भविष्य में मरुस्थलीय बाग में सम्मिलित किया जा सकता है। ये क्षेत्र भी लगभग मरुस्थलीय, 5 जिले अभी घोषित किए नहीं है, सम्मिलित नहीं किए गए, संभावना है और ये मरुस्थलीय हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कितने हैं? तो उत्तर होना चाहिए 12 जिले। 12 जिले कौन से, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम की सहायता से समझना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि इसकी लंबाई है वो ऊपर इधर है उत्तर, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम और ये भाग है दक्षिण। तो इसकी जो लंबाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर है। लंबाई है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर। तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर लगभग। कहां से? अर्थात में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर थार के मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो बात है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये जो चौड़ाई है इसकी वो है लगभग 300 किलोमीटर। ये बात हुई लंबाई और चौड़ाई की। तो कौन से जिले हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये बात होगी नॉर्मल। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं तापमान की। ये बहुत सी विशेषताएं पढ़ते हैं। तापमान, यहाँ का जो क्षेत्र है वो अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होने के कारण वनस्पति रहित प्रदेश है। बलुई मिट्टी, जो मिट्टी की विशेषता होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जब ये जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर भी सर्वाधिक पाया जाता है। तो तापमान जो शीत ऋतु होती है उस समय -3 डिग्री, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो 50 डिग्री से प्लस हो जाता है। तो मतलब वार्षिक तापांतर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा सामान्यतः यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी यहाँ पर मिलती है रेतीली और बलुई, या हम कह सकते हैं बलुई। रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसमें मृदा में मिट्टी के कण हैं वो बड़े बड़े होते हैं बलुई होने के कारण, अतः इसमें जो जल ग्रहण की क्षमता होती है वो कम होती है। जल्दी इसमें पानी है वो वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, और पानी इसमें अपने पास पानी रखने की क्षमता भी कम होती है। तो वर्षा हो गई। जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाती है शुष्क जलवायु, शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु। जलवायु है शुष्क और अत्यधिक विषम। तो जलवायु अत्यधिक शुष्क और विषम मिट्टी है वो हम कह सकते हैं रेतीली बलुई मिट्टी। तापमान की बात करते हैं तो माइनस में कम से कम -3 डिग्री तक, अधिक से अधिक 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी प्लस हो सकता है। लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है वो है 640 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर। बात करते हैं वर्षा की तो 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। इस थार के मरुस्थल को और अन्य अरावली मैदानी भाग और पठारी भाग को यहाँ अलग अलग करता है। अरावली पर्वतमाला के समांतर यहाँ पर एक समवर्षा रेखा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा, या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करता है, जो कि अरावली पर्वतमाला के समांतर है।
ये तो है 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा या 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा है, वो तो मरुस्थलीय प्रदेश को अन्य भौतिक प्रदेशों, जो तीनों भौतिक प्रदेश है उनसे अलग करता है। जबकि एक है 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा, जो कि इस थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करता है। इधर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र और यह है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाला क्षेत्र। इस आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया। यह तो हो गया शुष्क मरुस्थल, और जो यह भाग है अरावली और शुष्क मरुस्थल के बीच का भाग वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? तो 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा या 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है, वो इनको दो भागों बांटती है। यह क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक मात्रा में रेत के टीले पाए जाते हैं, ये वैसे सभी टीले पाए जाते हैं। अब दूसरी बात, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता कौन है? तो अरावली पर्वतमाला है, इसके विस्तार में अवरोध पैदा करते हैं। यहाँ वर्षा कम क्यों होती है? जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो हवाएं आती है उसमें आर्द्रता होती है, जब वो इस क्षेत्र से गुजरती है तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, तो उनकी आर्द्रता को वो सोख लेती है, अतः यह वर्षा कम होती है। यहाँ पर जैसे जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो विश्व का एकमात्र मरुस्थलीय प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अर्थात विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक, यहाँ वनस्पति वैसे कम है लेकिन सबसे अधिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में देखें वनस्पति यहाँ अधिक है। यहाँ पर एक इधर से जो एक नहर आती है जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इस प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, या मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं, जो कि यहाँ पर सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके बाद बात करते हैं इसके ढलान की, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वैसे कम नदियां प्रवाहित होती है, फिर भी एक लूनी, गगर या लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो प्रवाहित होती है। तो इसमें पानी है किस दिशा से किस दिशा की ओर बहेगा? ऐसे है कि पानी ने तो ऊपर की ओर न जाता है, नहीं इसका पानी ऐसे जाता है। सामान्य का पानी बहता है ऊपर से ऐसे, तो इसका ढलान कैसे है? ढलान होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ढलान है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर। ढलान इसका यह होगा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं दो रूपों में, पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिणी की ओर। पूर्व से पश्चिमी या पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। या तो आप कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान, और इन दोनों को सामूहिक रूप से कहते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर इसका ढलान है। तो ढलान पढ़ लिया हमने। और समवर्षा रेखा ये अरावली पर्वतमाला के सम्मान जो 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है वो अन्य प्रदेशों से अलग करता है, जबकि 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा है जो कि इस तारीखी मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है इस प्रदेश की जीवन रेखा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है? तो थार का मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पर एक जो अंतरराष्ट्रीय रेखा बनती है जो पाकिस्तान के साथ बनती है, इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा
यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे बात करेंगे, और कुछ बातें जो आगे बात करते हैं। थार के मरुस्थल की कुछ शब्दावलियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले कुछ पार्ट में जो यहाँ की झीलें हैं या जो दौरे हैं बरखान अनुप्रस्थ, उनका अगले वीडियो में लेंगे हम। तो देखिए, एक आता है लाठी सीरीज। ये मरुस्थलीय प्रदेश में एक मीठे पानी का क्षेत्र है, जो आंतरिक भाग में भूगर्भिक मीठे पानी की जो क्षेत्र है उसे कहते हैं लाठी सीरीज। नंबर 2, पश्चिमी मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो है लूणी नदी, जो कि अजमेर के नागपाट से निकलती है, 6 जिलों से प्रभावित होती है, अजमेर, नागौर, पाली, उसके बाद जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। ये जो इसे मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में सबसे बड़ा अपवा तंत्र या प्रवाह क्षेत्र है मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से निर्मित विश्व का कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश है? तो थार का मरुस्थल, या कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल है। वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं से निर्मित है। इनके बारे में वर्षा कहां से होती है आगे पढ़ने हैं। हमने अभी जो सबसे पहले शुरुआत में पढ़ा था कि इस मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण है वो 33 महासागर के स्थान पर या 33 महासागर के अवशेष के रूप में हुआ था। लेकिन कुछ भूगोल वेत्ताएं मानते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। एक प्रश्न पहले भी आया था, पीऊणा क्या है? पीऊणा इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली एक सांप या सर्प की प्रजाति है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में जहरीली होती है। इसके बाद पढ़ते हैं आंधियों के बारे में। मई जून का जो महीना है उस समय यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती है। सबसे अधिक आंधियां है वो आती है श्री गंगानगर में। जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, आंधियों की संख्या कम होती जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क, जो कि जैसलमेर में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। यहाँ पर कुछ जीव मिले हैं जो कि समुद्री जीव के अवशेष माने जाते हैं। अतः हम इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में 33 नाम का महासागर था। 33 महासागर का दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है, इसमें पंचभद्रा झील है, डीडवाना झील है, कुचामन झील है, लूणकरणसर झील है। बाकी जो कुछ भी खारे पानी बहुत सारी झीलें पाई जाती है, उन्हें भी 33 महासागर का अवशेष ही माना जाता है। सेवन इस प्रकार लाठी सीरीज यहाँ पर मीठे पानी की एक श्रृंखला है। उसी प्रकार पौष्टिक घास, सेवन एक पौष्टिक घास है जो कि यहाँ इसमें थार के मरुस्थल में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल के कुछ प्रकार। ये कुछ शब्दावली है। इसमें आता है एक हमाद। जब कोई पथरीला मरुस्थल होता है तो उसे हम हमाद कहते हैं। और महीन कणों से युक्त मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं उसे हम इरग कहते हैं। हमाद क्या है या इरग क्या है? जब पथरीला क्षेत्र और महीन कण दोनों मिश्रित रूप में होते हैं तो उसे कहते हैं रेंग। अब उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि और अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया नहीं आया या कौन सी कोई गलतियां, कमेंट करते रहिए, अच्छे तरीके से देखिए।